दूसरा इशू था मृदाक्षरण या मिट्टी का कटाव। तो साइंटिस्टों का कहना है कि भारत से प्रतिवर्ष 530 करोड़ टन मिट्टी ऊपर की सतह जो होती है, जो ऊपर की सतह होती है खेत में, वो सबसे उपजाऊ होती है, इसलिए हम सब जानते हैं उसमें खाद बीज डालते हैं, बीज डालते हैं, उसमें हम रासायनिक खाद डालते हैं, देसी खाद डालते हैं, तो उसी में पौधे के सड़े हुए हिस्से होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है टॉप सॉइल होती है, ऊपर की जो 3-4 इंच सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वही बह जाए तो खेत में बचा क्या। ठीक है, तो साइंटिस्ट कहते हैं 530 करोड़ टन मिट्टी हमारे खेतों से हर साल बह जाती है इंडिया से। तो वो वही है कि जब आपकी मिट्टी हल्की होगी तो पानी अंदर घुस पाएगा, और नहीं होगी तो पानी ऊपर बहने लगेगा, बहेगा तो ऊपर के जो कण होंगे उनको बहा ले जाएगी, अपने साथ बहा ले जाएगी, तो फिर वही है कि मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तरह से ऊपर की जो परत है वो पूरी पूरी बह गई, प्लस नीचे यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उसमें ये एक परत बही है, उसकी नीचे की परत नहीं बह के गई है। ठीक है, तो ये जो कारण था एक्चुअली बेसिकली इसमें फील्ड में एक सोइल कॉम्पेक्शन की वजह से हुआ है कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर पेन जो था वो बहुत ज़्यादा कड़क था, पानी अंदर नहीं घुस पाया, तो ज़्यादातर पानी बह गया, और बह के गया तो ऊपर ऊपर की जो हल्की हल्की मिट्टी थी उसको तो बहा ले गई उपजाऊ मिट्टी को, और नीचे की जो कठोर मिट्टी थी वो एज इट इज़ बच गई। ठीक है, तो ये स्टोरी लगभग सभी के खेतों में है, जिस पर शायद हमारा ध्यान आज तक नहीं गया हो। ये प्लो पेन या कल्टीवेटर पेन जो होता है, कॉम्पेक्शन होता है, वो क्या नुकसान दे रहा है। ठीक, तो ये हो या पूरी की पूरी गली बन गई। और उसके अलावा साइंटिस्टों में सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया चैलेंजेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन, ये एक रिसर्च पेपर था। ठीक है, जिसे कि अलग अलग देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर, हमारे इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट थे उसमें, सब ने मिलकर पब्लिश किया था। तो इसका मैंने एक छोटी सी कटिंग आप लोगों के सामने रखी है। ठीक है, तो जिसमें इसका अगर मैं इसको ये जो नीचे इंग्लिश में जो लिखा है, ये नीचे पूरा जो इंग्लिश में लिखा है, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा कि भारत में पानी से मिट्टी का कटाव सबसे गंभीर समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह की मिट्टी को नुकसान होता है। मौजूदा मिट्टी के नुकसान के जो आंकड़े हैं उनको विश्लेषण करते हैं तो औसत मिट्टी की कटाव दर है वो 16.4 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। मतलब आपके खेत से हर साल 1 बीघा ज़मीन में, अगर मैं बीघा में बोलूँ इसको, तो बीघा में लगभग 3 से 4 टन मिट्टी, मतलब 30 से 40 कुंटल ऊपर की जो बढ़िया मिट्टी है वो हर साल बह रही है, वो कहीं ना कहीं जा रही है। इसलिए खेत में कॉम्पेक्शन को कम करना है, मेड़ों का बंधान बराबर रखना है, जल निकासी का सिस्टम बराबर रखना है। ठीक है, ताकि जल मिट्टी बह के ना जाए, पानी हल्का सा लास्ट के कोने पे आकर भरा है हल्का सा, और वहाँ से पानी मिट्टी जम जाए, पानी निकल जाए, हमें कुछ इस तरह की व्यवस्था बना के रखनी होगी। तो ये जो 3 से 4 टन मिट्टी जो है, 30 से 40 कुंटल जो टॉप सॉइल हमारी खेत की बह के जा रही है, वो बहना बंद हो जाएगी, और वो बहना बंद हो गई तो हमारी खेत की जो पैदावार है वो लगातार बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में सालाना 530 करोड़ टन मिट्टी का नुकसान होता है। कुल नष्ट मिट्टी का लगभग 29% स्थायी रूप से समुद्र में चला जाता है। आप जानते हैं समुद्र खारा होता है, वहाँ से मिट्टी को वापस नहीं लाया जा सकता है, तो जो मिट्टी समुद्र में गई वो तो हमेशा के लिए कम हो गई। ठीक है, उसके बाद जो 61% है वो बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ऊपरी खेतों से बह के गई तो किसी डैम में जमा हो गई, ठीक है, या फिर किसी न किसी दूसरे खेतों में जमा हो गई, खाई में जमा हो गई, इस तरीके से। और बाकी 10% जलाशयों में जमा हो जाती है। जलाशय मतलब कि डैम हो गए या हमारे तालाब हो गए या नाले हो गए, में जम जाती है। ठीक है, तो अब आता है मिट्टी का कटाव के जो बेसिक कारण है वो क्या क्या हैं। तो ठीक है, हवा से कटती है, पानी से कटती है, और कुछ अन्य कारण हैं जिसमें कि बेसिकली वो हवा और पानी ही है, लेकिन उस हवा और पानी से भी वो क्यों कट रही है उसके पीछे के कुछ और कारण है। तो हमने 3 कारणों में डिवाइड किया इसको। ठीक है, तो हवा से कटने का कारण ये है कि अगर मिट्टी खुली रहेगी, उसके ऊपर कुछ भी आच्छादन नहीं रहेगा, कवर नहीं रहेगा, तो मिट्टी उड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम खेतों में क्या करते हैं कि बहुत अधिक जुताई कर देते हैं, तो बहुत अधिक जुताई करने से क्या होता है कि कण बिखर जाते हैं और बारीक बारीक कण हो जाता है। जब भी तेज़ हवा चलती है वो अपने साथ कुछ कणों को उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा उड़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बहुत हल्का होता है, तो वो उड़ जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे खेत के अंदर होता है। अब वो ऑर्गेनिक मैटर का क्या इंपॉर्टेंस है खेत में, उसको हम आगे कुछ स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मेड़ों पर हवा रोधी पौधे नहीं होना। तो आजकल क्या होता है, लोग मेड़ों को एकदम साफ कर देते हैं, वहाँ पर हवा रोकने वाले कोई पौधे नहीं। पहले एक ज़माना था जब बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे मेड़ों पर, और बीच में लोग खेती किया करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड आ गया कि खेतों को एकदम साफ़ रखना है, साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, मेड़े एकदम साफ़ कर दी तो हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है
कि जहाँ पर हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए वहाँ पर हवा 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने लग जाती है, क्योंकि उनको रोकने वाले पौधे रहे ही नहीं। तो वो हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जब खेत में घुसेगी तो 0.2 mm के जिस पार्टिकल को वो 20 किलोमीटर की स्पीड में नहीं उठा सकती, 50 किलोमीटर की स्पीड को उठा ले जाती है। तो वो हवा आपके 0.2 mm वाले पार्टिकल्स को भी उड़ा ले जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो सोइल का लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं पर राजस्थान में मैंने बाड़मेर में काम किया है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि सभी किसान अपने खेत के चारों तरफ मेड़े बना के रखते हैं और उस पर झंडियाँ लगा के रखते हैं प्रॉपरली। उससे क्या होता है कि जब गर्मियों में तेज़ हवा चलती है तो रेतीली हवा है, रेतीली मिट्टी है, तो जो रेत उड़ती है वो वापस टकरा के वापस वहीं गिर जाती है। तो मेड़ों की साइड हमेशा ऊंची रहती है, ऐसे कटोरी नुमा टाइप, ठीक है। तो वहाँ साफ दिखता है कि हवा को रोकने वाले पेड़ पौधे, हवा रोधी पेड़ पौधे मेड़ों पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पानी से हम देखते हैं तो मृदा कठोरीकरण जो है उसकी वजह से आपने देखा ही था वो फोटो की नीचे कठोर लेयर बच गई तो ऊपर की जो टॉप सोइल वो बह गई थी। इसमें मृदा कठोरीकरण को हमें नहीं होना है ताकि हम मिट्टी के जो कटाव हैं उसको रोक सकें। और उसके बाद ख़राब जल निकासी, क्योंकि जल ज़मीन के अंदर नहीं उतर पा रहा है पेड़ पौधे खेत के अंदर, वो हमने पीछे फ़ोटो में देखा था। तो उतरेगा नहीं तो बहना शुरू करेगा, जहाँ पर ढलान होगा वहाँ से ढलान की तरफ बहना शुरू करेगा, और बहना शुरू करेगा तो अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले जाएगा। पिछले फोटोज़ में हम देख चुके हैं। अन्य जो है उसमें वनों की कटाई, तो वनों को कटने से क्या होता है कि जब वन कट जाते हैं तो पहले जो बारिश होती थी पत्तों पे टकराती थी, फिर तने के थ्रू नीचे उतरती थी या धीरे धीरे टपक के पानी ज़मीन पर गिरता था। और प्लस वन होने से क्या फ़ायदा होता है, उनके नीचे बहुत सारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है तो पूरी मिट्टी कवर रहती हैं, या फिर उनके पत्ते गिर के पूरा कवर बना देते हैं, तो मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली कोई बूंद टकराती नहीं है। जब डायरेक्टली कोई बूंद टकराएगी नहीं तो मिट्टी खुलेगी नहीं, अपनी जगह से उठेगी नहीं, तो वो बहेगी नहीं, ठीक है। लेकिन वनों को अगर आप काट दोगे तो वहाँ से धीरे उनके नीचे जो झाड़ियाँ थी वो भी ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे वो मिट्टी खुल जाती है, ओपन हो जाती है। जब मिट्टी ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट बारिश टकराती है, तो टकराते ही स्प्लैशिंग होती है, जिसे स्प्लैशिंग बोलते हैं। मिट्टी के टकराने को स्प्लैशिंग बोलते हैं, और ऐसे कणों का उछलना मिट्टी के कणों, उसे बोलते हैं स्प्लैशिंग। उसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकल खुल जाते हैं अपनी जगह से और वो हल्के होकर पानी में मतलब गिरते हैं, फिर पानी में घुल के बह जाते हैं, ठीक है। तो वनों की कटाई। अति चराई से क्या होता है कि जो चारे की जो लेयर होती है ज़मीन के ऊपर, जब बहुत ज़्यादा चराई होती है तो जानवर उसे जब मुँह से तोड़ता है तो पौधा उखड़ने लग जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर से तोड़ेगा, थोड़े सीड मान लीजिए कि 1 फीट लंबी घास है, ऊपर से तोड़ेगा तो वो पूरा उखड़ेगा नहीं। लेकिन जब खाते खाते अति चराई होगी, खाते खाते पौधे की साइज कम रहेगी, बिल्कुल ज़मीन के 1 इंच पास से वो पकड़ के मुंह से खींचता है तो वो पौधा पूरा घास का जो होता है गुच्छा उखड़ जाता है। तो उखड़ने की वजह से क्या होता है, वो ज़मीन जो है वो खुल जाती है। तो पहले तो वहाँ हवा तेज चलेगी तो उससे कटाव होगा, फिर जैसे ही बारिश होगी स्प्लैशिंग होगी और पानी में घुलेगी मिट्टी और वो बहना शुरू हो जाएगी। इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए वनों की कटाई की वजह से कैसे नुकसान हुआ है, ठीक है। इस फोटो में हमें बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है कि वन जो यहाँ पर जंगल थे उनके कट जाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा ये 50-50 फीट गहरे तक मिट्टी कट चुकी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर खेत है, पहले किसी ज़माने में यहाँ पर खेत हुआ करते होंगे जो अब नहीं रहे। ये यहाँ पर रास्ताएँ ले, ये लगभग यहाँ पर कट गया है, धीरे धीरे अगले 2-3 साल में कट के ये खेत भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये भाई साहब बीच में एक बच गए थोड़े से, इनका भी खेती लगभग खत्म है, दोनों तरफ से मिट्टी कट रही है, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पर कुछ देखें, आप देखें तो ये भाई साहब के जो खेत थे, ये खेत के पास से मिट्टी बिल्कुल कट चुकी है, अब इनके खेत भी खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ जो मकान होंगे, खेत होंगे, वो सब बह के जा चुके हैं, ठीक है। तो वनों का होना या फिर वनों की जगह घास के मैदानों का होना या फिर मिट्टी के ऊपर कुछ भी कवर हो, प्राकृतिक कवर का होना ज़रूरी है। और अगर वहाँ खेत हैं तो खेत की प्रॉपर मेड़ होना, और मेड़ के साथ खेत का प्रॉपर ढलान होना और जल की निकासी का व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मृदा क्षरण के परिणाम ये होते हैं कि जो ऊपर की जो टॉप ऑर्गेनिक लेयर होती हैं, जिसमें कि पोषक तत्व होते हैं सबसे ज़्यादा, टॉप लेयर जो होती हैं वो टॉप लेयर बह जाती है। अगर वो बह गई तो आपका खेत उबड़ खाबड़ हो जाएगा और खेत में उगने लायक ज़मीन नहीं बचेगी। इसको देखिए आप, पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है, प्लस इसके ऊपर की टॉप जो लेयर थी, यहाँ तक जंगल था वहाँ तक मिट्टी बच गई है, जंगल के बाहर के क्षेत्र की पूरी मिट्टी बह के जा चुकी है, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो इससे उबड़ खाबड़ खेत में पैदावार भी कमजोरी होगी, ठीक है। उसके बाद मृदा का लवणीकरण क्या होता है कि मिट्टी में अगर आप खारा पानी दोगे या फिर ज़मीन में से खारा पानी ऊपर आता है या ज़मीन में खारापन है नीचे, उसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के साथ जो पानी के साथ जो लवण घुल के आते हैं
वो ऊपर रह जाते हैं, पानी उड़ जाता है और लवण यहीं बच जाती है, इसे कहते हैं लवणीकरण। तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। ये भी उसी में से एक है, खेत के अंदर मृदा लवणीकरण हुआ है, ठीक है। तो दो वजह से होता है लवणीकरण, ठीक है। तो एक होता है उच्च जल स्तर, दूसरा होता है नमकीन पानी या अनुपयोगी अतिरिक्त पानी देना, अननेसेसरी, बिना काम के ज़्यादा पानी दे देना भी घातक होता है, ठीक है। तो पहला ये देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर लेवल है ज़मीन के अंदर, जिसमें कि लवण घुले हुए हैं, साल्ट घुले हुए हैं, ठीक है, इसका लेवल जो है थोड़ा नीचे है। मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाए, ठीक है, या फिर ये पौधे जो हैं यहाँ से जड़ों से लवण खींचना शुरू कर दे पानी के साथ, तो लवण तो यहाँ बच जाएंगे, लेकिन पानी जो पौधों में जाएगा पानी उड़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो मिट्टी में जो लवण है, ये पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पर आएगा और यहाँ से पानी उड़ जाएगा और ये लवण यहाँ पर बच जाएंगे। तो इस तरह से होता है पानी का मिट्टी का लवणीकरण। ये हुई पहली प्रोसीजर, ठीक है। दूसरे में ये है कि मान लीजिए ये जो ज़मीन है ये अच्छी ज़मीन है, लेकिन इसमें आपने खारा पानी या लवण युक्त पानी दिया, या ज़्यादा पानी दिया, लवण युक्त पानी भी ज़्यादा दे दिया मान लो, या लवण युक्त पानी भी दिया, तो इसमें जो लवण है वो घुल के यहाँ मिट्टी पर गिरेंगे। मिट्टी पर गिरे तो मिट्टी पर लवण तो रहेगा, लेकिन पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से अपना जो है मृदा का लवणीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद मृदा लवणीकरण के बेसिकली 3-4 कारण बताए गए हैं, जिसमें उच्च जल स्तर, ठीक है, नमकीन या अनुपयोगी अतिरिक्त सिंचाई, कमजोर जल निकासी और जल भराव। कमजोर जल निकासी और या जल भराव लगभग एक ही चीज़ है। उसमें होता क्या है कि जब जल भरा रहेगा लगातार तो ज़मीन में नीचे उतरेगा, ठीक है, नीचे उतरेगा तो कभी न कभी तो गर्मी आएगी, वो पानी ऊपर से उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा, तो पानी ऊपर से उड़ता जाएगा और नीचे ज़्यादा गहराई तक चला गया तो वहाँ जो ज़मीन में जितने भी लवण है वो अपने साथ घोल के ऊपर ले आएगा, ठीक है। पानी जब आएगा ऊपर तो घोल के ऊपर ले आएगा, और ऊपर ले आएगा तो सारे लवण यहीं रह जाएंगे और पानी उड़ जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसलिए जल निकासी का प्रॉपर होना और जल को नहीं भरने देना है हमारा। तो कमज़ोर उत्पादकता किस तरह से होती है लवणीकरण की वजह से। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पहले जंगल था, ठीक है, जंगल साफ किया, उससे पहले का दिन है व्यवस्थित संतुलन था, अधिकांश पानी का उपयोग किया जाता था और यहाँ पर गिरता था, यहाँ जितनी बारिश होती थी उसका उपयोग हो जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इंसानों ने जंगल काटे, अब आपने जंगल काट दिए तो पानी का जो इस्तेमाल है वो जड़ों के थ्रू पहले वाष्पीकरण हो रहा था वो होना बंद हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ की ज़मीन में पानी भरने लगा, तो ये लवण युक्त पानी जो ज़मीन में जो पानी भरा वो जितने भी लवण थे नीचे सब लेके ऊपर आने लगा धीरे धीरे, ठीक है। ऊपर आने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जड़ों के क्षेत्र में भी वो लवण युक्त पानी ज़्यादा हो गया। जब जड़ों क्षेत्र में ज़्यादा लवण घुल के आ जाते हैं तो पौधा सांस नहीं ले पाता है, प्लस उस ज़्यादा पानी में और ज़्यादा लवण की वजह से पौधे की जड़ें मरने लग जाती हैं, ठीक है। और जब पौधे की जड़ें मरने लगती हैं तो पूरा का पूरा जंगल मर गया और आपका वाटर लेवल अति हो गया। जो खास करके नहरी क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा होता है। नहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि नहर से पानी नीचे जाता रहता है और वो नहरी क्षेत्र खासकर हमारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये इशू हो रहा है थोड़ा बहुत नहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो वहाँ पर लवण इतना ज़्यादा हो गया कि पानी तो उड़ जाता है, लवण यहीं बच जाता है और ये भूमि बिल्कुल बंजर हो जाती है, ये किसी काम की नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि ये लवण युक्त पानी से सिंचाई करने से देखिए खेत में कोई पैदावार नहीं होती है, अच्छे पानी से सिंचाई करने से आपकी पैदावार बराबर आती है, ठीक है। ये देखिए आप ज़मीन को जब खोदते हैं देखते हैं हम लोग तो देखते हैं कि निचले क्षेत्र में जो लवण है वो घुल के सारे आके यहाँ पर रुक जाते हैं, ऊपरी क्षेत्र में यहाँ से लवण उड़ के पानी उड़ जाता है, लवण ज़मीन में नीचे बच जाते हैं। इस तरह होता है लवणीकरण। ये देखिए यहाँ पर दरारों के पास में पानी ज़्यादा उड़ा है, यहाँ से जो लवण होता है यहीं पर बच जाता है, पानी यहाँ से उड़ जाता है। तो ये इस तरह से होता है मृदा लवणीकरण और भूमि की बंजर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है मरुस्थलीकरण। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व भर में लगातार बढ़ रही है। कुछ रिसर्च के बार बताया गया है कि हमारे हिंदुस्तान में भी मरुस्थल जो है रेगिस्तान है, हर साल आधा किलोमीटर बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ सालों में पूरा हिंदुस्तान ही रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, हम उस पर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण बेसिकली होता ये है कि जो मिट्टी के ऊपर जो कवर होता है मरुस्थलों के आसपास की मिट्टी पर, अगर वो कवर हट जाए, पेड़ पौधे कट जाए तो वहाँ पर कवर नहीं रहता है, फिर वहाँ पर आके मरुस्थल की जो मिट्टी होती है वो आके जम जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि खेत के चारों तरफ अगर मेड़ बंदान होगा या फिर पेड़ पौधे होंगे हवा को रोकने वाले, तो खेत में से जो मिट्टी उड़ेगी वो पेड़ों से टकरा के वापस वहीं गिरेगी और खेत में गिर जाएगी या मेड़ पर गिर जाएगी, जो फ्लो के थ्रू और कल्टीवेटर के थ्रू इधर उधर फैल के वापस खेत में आ जाती है।
लेकिन क्या होता है कि अगर जो कवर है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ पर वो मिट्टी बाहर चली जाती है। वैसे ही यहाँ पर अगर रेगिस्तान के साइड्स में अगर कवर होते हैं, किनारे पर कवर होते हैं पेड़ पौधों के, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है या फिर कवर ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि रेगिस्तान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण बताया गया है सबसे ज़्यादा वो है मवेशियों की अति चराई। ठीक है, जल स्रोतों का अनियंत्रित उपयोग, कृषि में अनियंत्रित जुताई, रसायनों का अनियंत्रित उपयोग, वनों की कटाई और शहरीकरण। ये बड़े बड़े 6 कारण मैंने सिलेक्ट किए हैं पूरा गूगल पर सर्च करके कि क्या क्या कारण हो सकते हैं बेसिकली मरुस्थलीकरण के। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो मवेशियों की अति चराई, तो अति चराई की वजह से बेसिकली होता क्या है कि जब आप अति चराई करते हो तो अति चराई से 2 चीज़ें होती है। एक तो देशी घास जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ज़्यादा जानवर चरते हैं, तो होता है कि देशी घास खत्म हो जाती है। वो खत्म कैसे होती है वो मैं आपको बताया है कि जब बहुत ज़्यादा चराई होगी तो वो पास से पकड़ के खींचेगा और उखड़ने लग जाएगी, और एक बार उखड़ गई मतलब वो घास खत्म है। घास की तो जड़ें चलती है, जड़ें उखड़ के अगर उल्टी गिर गई तो सूख जाएगी और धीरे धीरे वहाँ पर चारा कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो खत्म हो गई तो ऊपरी उपजाऊ सतह है और नग्न हो जाती है, मतलब वो खुल जाती हैं। खुल गई तो उसको हवा मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। और वो शुरू हो गया तो बाकी जो हवा जो घास उसको उगनी चाहिए वो भी नहीं उगेगी, तो वो मरुस्थलीकरण की तरफ एक इशारा हो जाता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण की तरफ एक कदम आगे हम चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं मृदा कठोरीकरण और मिट्टी की क्षतिग्रस्त संरचना। अगर मिट्टी कठोर हो जाएगी तो उसमें हवा कम होगी, उसमें पानी नहीं जा पाएगा, और दूसरी जो जातियाँ आक्रामक जातियाँ जैसे खरपतवार वगैरह होगी वो उस जगह उगने लग जाएगी। मैंने बताया कठोर भूमि में भी कुछ खरपतवार की जातियाँ होती हैं जिनके जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं। अगर वो उगना शुरू हो गई तो आपकी जो लोकल जो वेराइटीज़ हैं, जो घास है उसको ख़त्म कर देगी, उसकी जगह ये अपना स्थायित्व हासिल कर लेगी, और फिर ये यहाँ पर दूसरी जो काम की चीज़ें उनको नहीं ग्रो करने देगी। फिर ये आपका एरिया बर्बाद हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से होता है कि अति चराई की वजह से नुकसान होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले ऐसा चारा था, जब यहाँ पर भेड़ की अति चराई कराई गई तो यहाँ पर चारा खत्म हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक खरपतवार बच गई है। इस खरपतवार ने इस ज़मीन की जगह ले ली है और ये ज़मीन खुल गई। अब यहाँ पर जब भी बारिश होगी ये हवा चलेगी तो भी ये रेत उड़ेगी, बारिश होगी तो भी ये रेत पानी में घुल के बहेगी। ठीक है, तो ये होता है डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तानीकरण। यहाँ पर देखिए किसी ज़माने में अच्छा भला घास का आच्छादन हुआ करता था, लेकिन भेड़ बकरियों की चराई की वजह से ये हुआ कि पूरी ज़मीन खुल गई और अब धीरे धीरे रेगिस्तानी हवाओं ने यहाँ पर अपनी रेत ला के छोड़ दी और ये रेगिस्तान बढ़ गया आगे की तरफ। तो ये अति चराई को बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो इस पर साउथ अफ्रीका में कुछ प्रोजेक्ट हुए, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम हुआ, तो लोगों ने देखा कि अति चराई की वजह से वास्तविकता में कितना नुकसान होता है, डेजर्टिफिकेशन की हद तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पूरे बहुत बड़े क्षेत्र को फेंसिंग लगा दी। तो फेंसिंग के अंदर वाले एरिया में उन्होंने लाइक 5000 हेक्टेयर की ज़मीन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिसमें कोई जानवर नहीं जा सकता है, कोई चराई नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि ये अति चराई वर्जित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये अति चराई वर्जित क्षेत्र हैं और ये अति चराई क्षेत्र हैं। तो लोगों ने यहाँ पर जानवरों को चराया, तो जानवरों ने चर चर के एक एक तरीके को उठा लिया और यहाँ पर चराई नहीं हुई। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक घासें थी या खरपतवार थे या पेड़ पौधे थे या पौधियाँ थी वो आज भी वैसी वैसी बनी हुई और ज़मीन कवर हैं। तो यहाँ पर हवा से भी जल कटाव नहीं होगा और पानी से भी कटाव नहीं होगा, तो रेगिस्तानीकरण नहीं होगा। लेकिन ये हम साफ देख रहे हैं यहाँ पर बंजर भूमि हो चुकी है। अब यहाँ पर हवा से उड़ेगी रेत और मिट्टी और ये धीरे धीरे रेगिस्तान बन चुका है। यहाँ पर हमें इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस फोटो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अति चराई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अति चराई नहीं हुई है। तो यहाँ पर किस तरह से पूरा प्राकृतिक सिस्टम बना हुआ है, चिड़ियाँ हैं, घास हैं, खरपतवार हैं नीचे और छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा रेगिस्तान साफ दिखाई दे चुका है क्योंकि यहाँ पर अति चराई हुई है। ठीक है, ओके। जल स्रोतों के अनियंत्रित उपयोग का और परिणाम। तो जल स्रोतों का अनियंत्रित उपयोग कैसे होता है, उसकी वजह से रेगिस्तानीकरण कैसे होता है, मरुस्थलीकरण कैसे होता है, ये बहुत ही बड़ी समझने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोटो जो दी है ये कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीच में एक एरल समुद्र है, एरल सी जिसे बोलते हैं, एरल समुद्र हुआ करता था। मैं नहीं कहूँगा कि है, ये हुआ करता था। ठीक है,
तो ये जो एरल समुद्र है ये दो नदियाँ से मिलकर बनता है। ये कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बीचों बीच पड़ता है, आधा उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, आधा कजाकिस्तान पड़ता है। इसमें कजाकिस्तान की एक नदी है सीर नदी और उज़्बेकिस्तान की एक नदी है अमू नदी। इन दो नदियों से मिलकर एरल समुद्र बनता था। ठीक है, तो इस एरल समुद्र में क्या हो, इस जब ये देश रशिया अलग हुआ, रशिया के टुकड़े हुए, तो ये देश अब बने। इन देशों ने क्या किया कि अपने यहाँ खेती करने के लिए, ये रेगिस्तानी क्षेत्र जो देश है रेगिस्तानी क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ अनाज पैदा करने के लिए इन नदियों पर डैम बनाए। मान लीजिए यहाँ डैम बना दिया, ये इधर खेती करने लग गए, यहाँ डैम बनाई, ये खेती करने लग गए। ये लाल लाल जो है सारे डैम से नहरी निकली हुई नहरें हैं। ठीक है, इस पर भी भरपूर नहरें निकाली गई डैम बनाकर। ठीक है, ये जो इतनी चौड़ी नदी का पानी होता था वो थोड़ा सा रह गया। वैसे ही इस नदी पर, अमू नदी पर भी ढेर सारे डैम बनाए गए। इसका पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तुर्कमेनिस्तान तक ले जाया गया। ठीक है, और पूरे देश में अनाज उगाया जाने लगा, रेगिस्तानों में खेती की जाने लगी। ठीक है, तो उस हुआ क्या एक्चुअली, बेसिकली 1960 में एरल सी की जो समुद्र सतह से ऊंचाई है वो 175 फीट के लगभग थी और लगभग 25,300 वर्ग मील मतलब 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था ये समुद्र, जिसकी लंबाई देखें तो 435 किलोमीटर और चौड़ाई देखें तो 290 किलोमीटर मतलब 300 किलोमीटर। तो 450 से 300 बाई 300 किलोमीटर का ये था। मतलब इस कोने से इस कोने तक नापेंगे तो 450 किलोमीटर और इस कोने से इस कोने तक नापेंगे तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। ये इतना बड़ा समुंदर था। ठीक है, इस समुद्र में जो नदियाँ आ रही थी उन नदियों पर इतने डैम बनाए गए और उनका सारा पानी डाइवर्ट कर लिया गया, तो डैम में पानी पहुँचना बंद हो गया। ठीक है, तो 1960 का ज़माना था जब यहाँ से इन दोनों जो समुद्र था उससे मछलियाँ बाहर एक्सपोर्ट करनी। देखिए फिश एक्सपोर्ट को इससे दिखाया गया तीर के निशान से। पूरी दुनिया भर में यहाँ की मछलियाँ फेमस थी, मीठे पानी की मछलियाँ, और ये पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे। प्लस यहाँ पर जो है फूड वगैरह जो होता है, भोजन वगैरह, वो इम्पोर्ट किया जाता था या फिर इस थोड़े से एरिया में पैदा किया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2001 तक आते आते ये समुद्र बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ये पूरा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। ड्राई जोन, अनयूजेबल एरिया, सेलिनाइजेशन, मतलब पूरा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इन्होंने कॉटन और राइस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन नदियों पर डैम बनाए, डैम से पानी बाहर भेजा, रेगिस्तान में खेती की, चावल उगाए, रेगिस्तान में कॉटन उगाया और इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने बताया था आपको बीच में एक जगह की जब नहर से पानी आता है तो साइकोलॉजी होती है हमारी कि भैया नहर का पानी है, चलना है तो। ठीक है, तो लोग अनाप शनाप पानी का इस्तेमाल करते हैं और जब पानी का अनाप शनाप इस्तेमाल होता है तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है। आप आगे देखिए इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोटो ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोस्ट लाइन जो थी 1960 में वो यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, ये एरल समुंदर की। फिर 1973 मतलब 13 साल बाद क्या हुआ कि इस पर कुछ डैम बने इस नदी पर और इस नदी पर अपनी जो सीर नदी और अमू नदी थी इन पर। तो ये जो कोस्ट लाइन का जो एरिया था ये एरिया सूख गया, खाली रहने लगा क्योंकि पानी ही कम आया, पलटा लिया गया। फिर 87 के दशक तक 13-14 साल बाद फिर देखते हैं तो कुछ और एरिया खाली हो गया। ये यहाँ पर जो कोस्ट लाइन थी वो यहाँ पर आ गई, मतलब लगभग 10 से 20 किलोमीटर इसको खाली कर दिया गया। ठीक है, ये खाली रहने लगा। 1999 तक आते आते ये बिल्कुल आधा रह गया। 2006 तक आते आते ये 10% भी नहीं बचा और 9 तक आते आते तो ये बिल्कुल सिर्फ जो छोटे छोटे से डैम होते हैं जिसमें लोग तालाब होते हैं उनकी तरह इसकी हालत हो गई है। ठीक है, तो इसको हम ये तो हमने सैटेलाइटिक फ़ोटो देखी है, सैटेलाइट के लिए गए जो फ़ोटो थे वो देखे हैं। इसके हम कुछ एक्चुअल फ़ोटो देखते हैं। ठीक है, ये किसी ज़माने में यहाँ पर इतने बड़े बड़े जहाज़ चला करते थे जिनसे मछलियाँ पकड़ी जाती थी या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि समुद्र सूख गया तो जो जहाज रहे वो किसी काम में नहीं रहे, तो वहीं पड़े रहे थे। अब ये यहाँ पर रेगिस्तान बन गया। आप देख सकते हैं किस तरह से साफ रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। इसको आप गूगल कर सकते हैं, एरल सी के नाम से गूगल कीजिए, आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाए। किसी ज़माने में मछलियाँ पकड़ी जाती थी जिन बोट्स पर, जिन नदियों में, वो बोट्स आज सूखी पड़ी है, सड़ रही है। ठीक है, तो किसी ज़माने में जहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, आज वो ट्रांसपोर्टेशन के जहाज़ पड़े हैं और उनकी जगह रेगिस्तानी जहाज़, ऊँट हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरा रेगिस्तानीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आप पूरा लंबे चौड़े एरिया तक हमें रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वही इसका कारण और कुछ भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ एक ही रीज़न है कि लोगों को चावल और कॉटन उगाना था। इसके लिए उन्होंने नहरें बनाई, नहरें बनाकर पूरी की पूरी नदियों को पलटा लिया गया।
ठीक है। और नदियों को पलटाने का जो परिणाम है वो आपके सामने है। कहाँ पर यहाँ बड़े बड़े जहाज ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे और कहाँ पर यहाँ ये सूखे पड़े हैं रेगिस्तान की तरह। कहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती थी नावों में, कहाँ पर वो नावें रेगिस्तान के बीच पड़ती दिखाई दे। अगर ये फोटो अचानक किसी को दिखा दो तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि रेगिस्तान में नाव क्या कर रही है। ठीक है, तो वो रेगिस्तान में नाव नहीं, पहले समुंदर था, वहाँ पर नावें चलती थी, बाद में रेगिस्तान बना। तो उसका कारण था एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल, अनियंत्रित इस्तेमाल। अगर वही लोग उसी पानी को शायद ड्रिप से इस्तेमाल करते या स्प्रिंकलर में इस्तेमाल करते या लिमिटेड इस्तेमाल करते या इस पर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट इस तरह की, तो शायद वो समुद्र इतना नहीं सूखता, 50% ही सूखता या 30% ही सूखता, बाकी अभी बना रहता। वहाँ फिश भी एक्सपोर्ट हो रही होती और क्रॉप प्रोडक्शन भी हो रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र थे उनमें नहरों से पानी दिया गया, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जब आप नहरों से पानी देते हो तो लोग अनाप शनाप पानी इस्तेमाल करते हैं और रेतीले ज़मीन में पानी लगातार नीचे उतरता है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी दिया। उसकी वजह से हुआ है कि वहाँ का नीचे का वाटर लेवल बढ़ गया। ठीक है, और वो जो मिट्टी होती है उसमें लवण बहुत होते हैं, साल्ट बहुत होते हैं, तो वो जो सारा पानी ऊपर आया घुलते हुए उठते हुए तो अपने साथ सारे लवण घोल कर लेकर आया। ठीक है, तो वो जब पानी ऊपर से उड़ने लगा तो सारे लवण मिट्टी में ऊपर रह गए, जो पहले कई फीट नीचे, मीटर नीचे पड़े थे, कई मीटर नीचे पड़े थे, वो अब उठकर ऊपर आ गए, सतह पर आ गए। तो ना तो वो भूमि बची जिस पर खेती की जा सकती है और ना ही ये समुंदर बचा जिसमें हम फिश पकड़ सकते हैं। तो हुआ ये कि कुल मिला के दोनों तरफ से हाथ धो बैठा इंसान उस एरिया में। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो कृषि में अनियंत्रित जुताई की वजह से कैसे रेगिस्तानीकरण हो रहा है। होता क्या है कि जब मैंने कहा ना दूर दूर तक लोग पेड़ पौधे काट देते, इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं है, बहुत एक कोने में सिर्फ थोड़े से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इस कोने में थोड़े से पेड़ पौधे दिखाए, बाकी कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं, हमने सारे काट दिए हैं। और फिर हमने कर दी जुताई, तो हम बार बार जुताई करते हैं, कहते हैं अच्छी ज़्यादा जुताई करो, मिट्टी बारीक होगी तो बीज अच्छा उगेगा। तो होता ही है कि जब इसमें आप धूल देख रहे हैं उड़ते हुए, तो क्या होता है जब मिट्टी सूख जाती है उसकी जुताई होती है तो उसमें से धूल बारीक पार्टिकल्स उड़ने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से पार्टिकल उड़ते 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 टॉप सॉइल इतनी उड़ जाती है कि ये यहाँ पर जो मिट्टी बच जाती है वो बंजर भूमि जैसी बच जाती है। धीरे धीरे किसान उस भूमि को छोड़ देता है, वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। तो ज़्यादा कृषि में अनियंत्रित जुताई करना भी रेगिस्तानीकरणों को इन्वाइट करने के बराबर है। जुताई उतनी ही करें जितनी ज़रूरत हो। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जिस खेत में जिस तरफ जुताई कर रखी थी वहाँ से लगातार मिट्टी उड़ रही है और इस एरिया में कोई जुताई नहीं थी तो यहाँ से उतनी मिट्टी नहीं उड़ रही, शायद थोड़ी सी डस्ट उड़ रही है, लेकिन यहाँ से पूरा बवंडर उठ रहा है। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था बाड़मेर में और जैसलमेर में किसान जैसे बाड़ बना के रखते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से मिट्टी उड़ती है वो सीधी पेड़ों से टकराती है, नीचे गिरती है और यहाँ पर ऊंचा क्षेत्र बन जाता है। तो किसान कुछ साल बाद इस मिट्टी को वापस खेत में खिसका लेता है, प्लो के ज़रिए या मशीनों के ज़रिए, तो उसके खेत में मिट्टी बनी रहती है, वरना ये मिट्टी सारी उड़ के चली जाती है। हाँ, उसके बाद रसायनों का अनियंत्रित उपयोग, ये सारी चीज़ें कि इसमें दिखाए गए हैं केमिकल सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। जो जैविक मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर हवा, पानी, सूक्ष्मजीव सब बराबर मात्रा में होते हैं, तो पानी लगातार उतरता है। हवा होगी तो वहाँ खाली हो जाएगी, उसकी जगह पानी चला जाएगा। वहीं पर जो केमिकल सॉइल होती है उसमें क्या होता है कि कण केमिकली पार्टिकल साइज़ के लेवल पर अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे दो कण होते हैं वो आपस में केमिकल की वजह से चिपक जाते हैं। तो मृदा का वहाँ पर अलग से कठोरीकरण बारीक लेवल पर शुरू हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर बताता हूँ, ये जो कठोरीकरण केमिकल की वजह से होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें सोइल की, क्ले की जो दो पार्टिकल्स, जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स चिपक जाती हैं और वहाँ पर कठोरीकरण प्लेट लेवल पर शुरू हो जाता है, पार्टिकल लेवल पर शुरू हो जाता है। तो वो कठोरीकरण की वजह से वो मिट्टी कठोर हो जाती है और फिर क्या होता है कि इस केमिकल की सोइल में पानी ऊपर बहने जाता है। इसलिए रसायनों का जो भी उपयोग करना है सोच समझ कर करना है, लिमिटेड मात्रा में करना है। ठीक है, उसके बाद वनों की कटाई, ये देखिए यहाँ पर इस ज़माने में यहाँ पर इस साइड पर पूरे वन हुआ करते थे। जैसे ही यहाँ से वन कटे ये पानी पूरा बहकर जाने लगा और धीरे धीरे बहते 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 ये पूरा क्षेत्र कट गया, बिल्कुल साफ हुआ। आप कहीं सोच रहे होंगे यहाँ पर कोई खदान होगी, यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल माइनिंग का एरिया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ कटाव दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कटाव सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से हुआ है और परत दर परत हुआ है, सारी परतें में साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल गूगल पर मुझे देखने को मिला। ठीक है, एंड मौके पर मैंने ये फ़ोटो ऐड की है, इसमें कि डोमिनिका रिपब्लिक और हैती, ये दोनों पड़ोसी देश हैं
जैसे भारत पाकिस्तान है मुझे, तो इनके बीच की जो बॉर्डर है उससे इस तरफ हमें साफ हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है। और हैती में चूँकि गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया लोगों को जंगल काटने के लिए और लकड़ी बेचने के लिए, तो लोगों ने जंगल को बिल्कुल काट के साफ़ कर दिया। तो हुआ है कि यहाँ पर मिट्टी कटने लगी, मिट्टी बहने लगी और इस नदी में बहकर जाने लगी और धीरे धीरे ये बन गया पूरा रेगिस्तान। और इस तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक में चूँकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है पेड़ पौधे काटने पर, तो वहाँ पर जंगल आज भी सुरक्षित है और रेगिस्तानीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो वनों की कटाई करना बहुत ही घातक हो सकता है। पेड़ पौधे लगाइए और ज़मीन को बचाइए। शहरीकरण, एक्चुअली शहरीकरण का हमने कभी नहीं सोचा हुआ कि उसकी वजह से रेगिस्तानीकरण हो सकता है, लेकिन मरुस्थलीकरण जो हो रहा है वो शहरीकरण की वजह से भी होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक अच्छा जंगल था, तो किसान लोगों ने क्या, इंसानों ने क्या किया, पूरे पहाड़ को ही काट लिया। वो पहाड़ को काट के जो काम की चीज़ें थी वो निकाल ली, चट्टानें थी या काम की जो मिट्टी थी वो निकाल ली, और बाकी का जो था उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये बच गया मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ रेतीला मरुस्थल होता है। मरुस्थल का मतलब होता है कि ऐसे पहाड़ जो, ऐसी मिट्टी, ऐसा घाटी जहाँ पर कुछ भी नहीं उग नहीं पाए, पेड़ पौधे कुछ ना हो, जीव जंतु ज़्यादा रह नहीं सकते, ठीक है, ज़्यादा जैव विविधता विकसित ना हो पाए, तो वो हो जाता है मरुस्थल। तो ये शहरीकरण की वजह से क्या होता है कि शहरों में बड़े बड़े स्तर पर बिल्डिंगों का निर्माण करना, उसके लिए सीमेंट, उसके लिए गिट्टी, उसके लिए सड़कें बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें लोहे की ज़रूरत होती है। तो वहाँ उसके लिए आप माइनिंग करोगे, माइनिंग करने पर माइनिंग के बाद जो क्षेत्र बच जाता है वो पूरा मरुस्थल की तरह बच जाता है। इसलिए मरुस्थलीकरण का नाम दिया गया है शहरीकरण को। तो जब बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है उसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण, रेगिस्तानीकरण होता है।